प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र विषय का अध्याय 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी का पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे और आधा चैप्टर इस वीडियो में करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम पालमपुर गांव का परिचय और उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के कितने साधन होते हैं, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये गांव पालमपुर की कहानी एक काल्पनिक गांव पर आधारित है। इसमें हमें ये बताने का, ये समझाने का प्रयास किया गया है कि उत्पादन क्या है और उत्पादन के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पालमपुर का एक छोटा सा परिचय, इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त सी जानकारी पालमपुर के बारे में। पालमपुर एक छोटा गांव है और इसके पड़ोस में एक बड़ा गांव है रायगंज, जो इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पालमपुर के पास एक कस्बा भी है, शाहपुर नाम का कस्बा है। और कस्बे और गांव में ये फ़र्क होता है, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कस्बे में पॉपुलेशन, जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और सुविधाएं भी गांव की तुलना में ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं हमारे पालमपुर गांव में 450 परिवार हैं, जिनमें से 150 परिवार अनुसूचित जाति SC वर्ग से संबंधित हैं और वो गरीब व्यक्ति हैं, कच्चे मकानों में, घरों में रहते हैं। 80 परिवार सामान्य वर्ग के हैं, जिनके पास अच्छी ज़मीन जायदाद है, उनके घर भी पक्के हैं। गांव में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले रोड। गांव में सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, हर मौसम में काम आने वाली सड़कें बनी हुई हैं, जो उसे पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से जोड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यातायात के साधनों की। गांव में प्राचीन भी और नवीन हर प्रकार के यातायात के साधन हैं, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे तांगा हो, चाहे बुग्गी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ी। तो गांव में लगभग सभी प्रकार के यातायात के साधन हैं। तीसरी सुविधा की हम बात करते हैं गांव की। गांव में लगभग हर घर में बिजली है और बिजली की सहायता से सिंचाई बहुत अच्छे तरीके से ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, जो कृषि के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हम अगली सुविधा की बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है, वो है शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र की बात अगर हम करें तो गांव में 2 प्राइमरी विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जहां 5वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। उसके अलावा गांव में एक उच्च विद्यालय है, हाई स्कूल है, जहां 10वीं तक बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सरकार के द्वारा संचालित है, जिसे PHC भी कहते हैं। अगर प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो प्राइवेट क्षेत्र की एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक निजी चिकित्सालय भी गांव में है, जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है। तो इन सुविधाओं के बाद, इन जानकारी प्राप्त करने के बाद हम मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जिसे हम कहेंगे उत्पादन। तो सबसे पहले हम उत्पादन कहते किसे हैं ये जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आमतौर पे उत्पादन का मतलब इस बात से लिया जाता है कि वस्तु और सेवाओं को बनाना, उनका निर्माण करना। जबकि विज्ञान ये कहता है ना ही हम किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम किसी वस्तु को नष्ट कर सकते हैं। तो फिर उत्पादन क्या है? असल में उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन के साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाना। जिस भी रूप में हमें वस्तु और सेवाएं मिल रही हैं, अगर हम उनकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं तो उसे उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन का असल अर्थ है उपयोगिता को बढ़ाना। जैसे लोहे से पंखा बनकर उसकी उपयोगिता बढ़ गई, कुर्सी बन गई लोहे से, लकड़ी से कुर्सी बन गई, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। गेहूं से आटा बन गया, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। आटे से ब्रेड बन गया, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो इस तरह जब हम वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ाते हैं तो उसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के मुख्य रूप से
4 प्रमुख साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमवर्ती। वैसे तो उत्पादन के अन्य बहुत से साधन हैं, लेकिन ये 4 साधन कॉमन हैं। कोई भी वस्तु हमें उत्पादन करनी हो तो इन 4 साधनों की हमें आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। भूमि के अंतर्गत हम प्रकृति द्वारा निःशुल्क मिलने वाली हर चीज़ को शामिल करते हैं, चाहे उसमें ज़मीन का टुकड़ा और प्रकृति द्वारा हवा, पानी, जो भी वस्तु प्रकृति द्वारा हमें मुफ्त में प्राप्त होती है, जिसे प्रकृति की भेंट, गिफ्ट कहा जाता है, वो भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। उसके बाद मानव के द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं, चाहे मशीन, चाहे कोई औजार, तो कच्चा माल, इन सब चीज़ों को हम पूंजी में शामिल करते हैं। और जो स्थिर पूंजी है उसमें हम मशीन और औजारों को शामिल करते हैं जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं। और एक कार्यशील पूंजी और कच्चा माल, ये कार्यशील पूंजी में आ जाती है, तो ये अस्थिर पूंजी में आ जाती है। पूंजी 2 प्रकार की है, स्थिर और अस्थिर। तीसरा जो श्रम के रूप में हमारा उत्पादन का साधन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तीसरा उत्पादन का साधन है श्रम। श्रम का मतलब है किसी भी प्रकार का शारीरिक कार्य करना या किसी भी प्रकार का मानसिक कार्य करना। एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसे भी हम श्रम में शामिल करेंगे। एक क्लर्क जो ऑफिस में जॉब करता है उसे भी करेंगे। एक अध्यापक जो पढ़ाता है उसे भी करेंगे। तो हर प्रकार का कार्य जो चाहे शारीरिक रूप से किया जाए या मानसिक रूप से, उसे हम श्रम में शामिल करेंगे। चौथा साधन है उद्यमवृत्ति या उद्यमशीलता। उद्यमवृत्ति या उद्यमशीलता से अभिप्राय है वह व्यक्ति जो भूमि, पूंजी और श्रम को एकत्रित करके उत्पादन प्रक्रिया को शुरू करता है। जैसे रतन टाटा, जैसे मुकेश अंबानी, जैसे अनिल अंबानी, तो ये सभी भूमि, पूंजी, श्रम, उत्पादन के अन्य साधनों को एकत्रित करके उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। इन्हें ही उद्यमशीलता या उद्यमवर्ती कहते हैं या उद्यमी कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगले चैप्टर में हम आगे की विषय वस्तु करेंगे। धन्यवाद।